Hello everyone. So we are continuing the discussion of the topic of the chapter principles and practices of economics. And today in this class actually we are going to learn few principles of economics. Well, there are in fact three principles which we are going to learn. First of all is optimization, the second one is equilibrium and the third one is empiricism. ये सब क्या है वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग. पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की. ठीक है. द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इज ऑप्टिमाइजेशन. देखिए जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में और लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं. तो जैसे स्टूडेंट भी इकोनॉमिक एजेंट है, वर्कर इकोनॉमिक एजेंट है, टीचर इकोनॉमिक एजेंट है, एक कोई अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इकोनॉमिक एजेंट है, राइट. कोई मिनिस्टर है इकोनॉमिक एजेंट है, किसी फर्म में जॉब करता है मैनेजर है इकोनॉमिक एजेंट है, तो कोई कंपनी इकोनॉमिक एजेंट है. ठीक है. लेबर यूनियन इकोनॉमिक एजेंट है. तो हर इकोनॉमिक एजेंट अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी यूटिलिटी को, अपने बेनिफिट को हमेशा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है. ठीक है. ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एजेंट ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज his or her level of satisfaction or level of benefit. This is something which is called optimization. जैसे मैंने पहले भी बताया था, मैं डिक्टेशन इसलिए नहीं देता कि मैंने इसके नोट्स आपको लिख के दे दिए हैं, आप इनको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके आप अपने हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं या फिर यहीं से याद कर सकते हैं. तो देखिए, आप अगर आपसे पूछा जाए कि आपने इकोनॉमिक्स का कोर्स क्यों चुना था, आप तो जब 11th क्लास आपने क्रॉस की थी, 10th क्रॉस की थी, 11th में गए थे, तो आप साइंस भी ले सकते थे, आप कॉमर्स भी ले सकते थे, आप आर्ट्स भी ले सकते थे. फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानते हैं आपने कॉमर्स लिया, क्यों लिया? साइंस भी लिया जा सकता था, आपके मार्क्स आए थे. आपको उस समय ऐसा लगा कि मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमर्स मुझे ज़्यादा सूट करती है. ठीक है. जो जो मेरा आगे का लेकर जो मेरा विजन है उसके अकॉर्डिंग कॉमर्स मुझे ज़्यादा सूट करती है. ठीक है. फिर आपने जब कॉमर्स से 12th कर ली तो आप बी कॉम ऑनर्स भी कर सकते थे, बी इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते थे. आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स क्यों लिया? कोई बच्चा बोलेगा सर बी कॉम मिले नहीं इसलिए ली. वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली अगर बी कॉम नहीं ली तो और भी बहुत सारे कोर्सेज जो आपको मिल सकते थे, मगर फिर भी आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स को चूज किया क्योंकि गिवन द कंडीशंस, जो सिचुएशंस थी उसमें ये आपको लगा कि ये बेस्ट कोर्स है मेरे लिए, ये बेस्ट चॉइस है मेरे लिए, राइट. तो यहाँ पर हर एजेंट जो है वो अपनी सिचुएशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है. ठीक है. मगर ये बात आप जान लीजिए, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है, कल को क्या होगा हमको पता नहीं है. इसलिए हम यहाँ पर 100% सही ही साबित होंगे. हम हमेशा कुछ ना कुछ किसी अजम्पशन पे चल रहे होते हैं. लाइफ में भी हम कोई ना कोई एक प्रिजम्पशन होती है जिसको लेके चल रहे होते हैं. आपने सुना वो पड़ोस वाले शर्मा जी अंकल जी जो है, उनका बेटा उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया था, उसको इस कंपनी में जॉब लगी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, उसका करियर सेट हो गया. अब एक प्रिजम्पशन दिमाग में आ गई कि देखो जी उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर्स किया था और उसके बाद उसको इतनी बढ़िया जॉब मिली, इस वजह से अब मेरे को भी लगता है मुझे करना चाहिए. ठीक है. तो हम किसी ना किसी प्रिजम्पशन पे चल रहे होते हैं और जो लाइफ है एक्चुअली में फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज होती है. तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने सोचा है वो अल्टीमेटली हमको एंड में जाकर उसका बेनिफिट ही मिलेगा. ठीक है. हमको नुकसान भी हो सकता है किसी डिसीजन का, लेकिन हम जिस मोमेंट पे डिसीजन लेते हैं उस मोमेंट पे गिवन सिचुएशंस के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने लिए बेस्ट पाथ को, बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें. अल्टीमेटली आज आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, आप अब 10 साल पीछे से अब तक की आपकी लाइफ जो बीती, आपको ऐसे अपने बहुत सारे फैसले नजर आएंगे जो आपको लगता है आज अगर मैं उन सिचुएशन में दोबारा हो जाऊं तो शायद वो फैसला नहीं लूंगा, क्योंकि अब आपको उसका आउटकम पता है कि क्या हुआ था. लेकिन उस समय आपने डेलिबरेटली ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया था जिससे आपको नुकसान हो जाए. ठीक है. आपने ऐसा डिसीजन लिया था जिससे आपको लगा कि ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस है. इकोनॉमिक एजेंट्स हमेशा ऐसा ही करते हैं. इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन इज अ सिचुएशन वेयर एन इकोनॉमिक एजेंट ट्राइज टू चूज द बेस्ट पॉसिबल पाथ, द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू मैक्सिमाइज हिज और हर बेनिफिट. ठीक है. समझ आएगी बात आपको. और यहाँ पर देखिए इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो कि कुछ ना कुछ अजम्पशन से बेस्ड है. अगर आपने कोई गलती करी और उस गलती के बाद आपको पता चला कि भाई ये डिसीजन ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स चले जाते हैं. ये करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था. नॉर्मेटिव आपने पढ़ा ना लास्ट क्लास में, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी. ठीक है. तो पॉजिटिव में तो हम एक्चुअल फैक्ट्स को डील करते हैं, नॉर्मेटिव में व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए.
तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है उसके बाद फिर हम नॉर्मेटिव हो जाते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए था, अरे वैसा होना चाहिए था। और अगर हम सक्सेसफुल हो जाएं तो फिर हम बड़े ही वहां पर ऑब्जेक्टिव रहते हैं, देखो मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया था, ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर हम बड़े ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब फेलियर सामने आती है तो फिर हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि डिसीजन करते समय हम अपने लिए, कोई भी इकोनॉमिक एजेंट अपने लिए बेस्ट चॉइस चुनता है। अब यहां पर ये जब हम कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक एजेंट अपने लिए बेस्ट पाथ या बेस्ट ऑप्शन चूज करता है, तो हम एक बात अपने मन में अज्यूम करके चल रहे होते हैं, दैट इकोनॉमिक एजेंट इज रैशनल। आपने सड़क पे कभी चलते हुए देखा होगा कुछ लोग, उनका जो मेंटल है सिचुएशन वो कुछ अपसेट हो जाती है। कुछ सड़क पे आपको नजर आते हैं ऐसे लोग जो कि आपको लगता है देखने से ये नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, थोड़ा सा इसका बिहेवियर अब नॉर्मल है, वो किसी ना किसी तरह से डिप्रेशन में है या उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया जहां पर वो अपने लिए बेस्ट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे लोगों को इकोनॉमिक एजेंट नहीं मानते हैं। हम इकोनॉमिक एजेंट उसको मानते हैं जो इस सिचुएशन में है, जो स्टेट ऑफ माइंड में है, जो अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सके, उसको रैशनल बोलते हैं, रैशनल पर्सन। यानी रैशनैलिटी मीन्स अ पर्सन चूजेस दैट सिचुएशन और दैट ऑप्शन विच मैक्सिमाइजेज हिज बेनिफिट। जानबूझकर कोई ऐसा करे, आ बैल मुझे मार, जानबूझ के कोई अगर ऐसी सिचुएशन में चला जाए जहां उसको नुकसान झेलना पड़े, डेलिबरेटली ऐसा काम करेगा, तो वो रैशनल नहीं है। रैशनैलिटी का अजम्पशन क्या है कि कोई भी इकोनॉमिक एजेंट तब रैशनल है अगर वो अपने लिए बेस्ट चॉइस चुनता है। तो हम ये, क्योंकि जब फर्स्ट केस में बोल रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन, तो हम मान के चल रहे हैं जो इकोनॉमिक एजेंट है वो कौन है, रैशनल है। मैं देखिए लिखा है यहाँ पे, रैशनैलिटी मीन्स दैट व्हेन यू मेक अ चॉइस यू विल चूज द थिंग you like best. Economists assume that people will make choices in their own self-interest. They will choose those things that will provide the greatest possible benefit, and they will avoid or forego those that aren't as possibly valuable and compelling. तो जो अपने लिए बेस्ट रास्ता चुनता है वो रैशनल पर्सन है। और एडम स्मिथ का बड़ा क्लियर कहना था, हम आगे बार बार इस बात का डिस्कशन करते रहेंगे, कि इनविजिबल हैंड क्यों है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हर आदमी अपने बेस्ट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अभी अगला प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम का आएगा, वहां समझाऊंगा इस बात को, कि जब दो अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, अपोजिट फोर्सेस इंटरेक्ट करती हैं और दोनों अपना अपना बेस्ट ढूंढ रही हैं, तो वो एक इनविजिबल हैंड की तरह काम करती हैं इकोनॉमी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। अभी अगले पॉइंट बेस पे हम लेकर आएंगे आपको। फिलहाल हमारा कहना क्या है कि हम जो ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, वहां पे जो लोग, जो इकोनॉमिक एजेंट हैं, वो रैशनल है, सेल्फ इंटरेस्ट में काम करते हैं, अपने फायदे के लिए सोचते हैं हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्ट जो है नेक्स्ट, वो है ट्रेड ऑफ। अब ट्रेड ऑफ क्या है, देखो इस हमारे पास जो सामने सिचुएशन है उसमें हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड है। जैसे हमने पहले पढ़ा था स्केर्सिटी की प्रॉब्लम, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड है और हमको चूज करना पड़ता है कि हम क्या करें। ठीक है, मान लेते हैं आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पे आपकी 3 बजे तक क्लास खत्म हो जाती है, 3 बजे के बाद आप फ्री हो जाते हैं। ठीक है, आप घर जा सकते हैं, 3 बजे के बाद क्लास खत्म होगी, घर जाएंगे। अब घर जाने मान लीजिए आपको 1 घंटा लगता है, आप 4 बजे अपने घर पहुंच जाते हैं। अब 4 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक का जो समय है, 9 बजे आपका डिनर टाइम है, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो समय है वो आपके पास फ्री टाइम है, और उस समय आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें। आप चाहें घर जाते ही फोन उठाएं और रील्स, आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स का जमाना है, रील्स बनाएं या रील्स देखें, फेसबुक चलाएं, यूट्यूब चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, यानी नेट सर्फिंग करें और जो डेटा है उसको कंज्यूम करें, जो कंटेंट आपको नेट पे नजर आ रहा है उसका आप कंजम्पशन करते हैं। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप उस टाइम पर पढ़ सकते हैं, अपनी स्टडीज पे फोकस कर सकते हैं, या ये कह लीजिए चलिए स्टडीज की वैल्यू करना मुश्किल हो जाएगा तो अब मैं कहता हूं आप चलो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको पैसे मिलेंगे। आप मान लीजिए 500 रुपीज पर आवर में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, उस 5 घंटे में आप 2500 रुपए कमा सकते हैं, आप 2500 रुपीज अर्न कर सकते हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप नेट सर्फिंग करेंगे या आप जॉब करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। और ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ। हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप जॉब करने चले गए तो वहां जो आपको पैसा देगा 500 रुपए पर आवर, वो ये नहीं अलाउ करेगा कि आप बैठ के वहां पर इंटरनेट की रील्स बनाओ और इंटरनेट की रील्स को देखो। वो जिस काम के लिए बुलाया वो काम करवाएगा आपसे।
तभी तो पैसा देगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको नेट सर्फिंग करनी है या आपको जॉब करनी है। और ये बड़ा सब्जेक्टिव है। देखो, कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो कहेगा भाई कुछ हो जाए चाहे, मैं तो कॉलेज से पढ़कर आ गया, अब मैं थक गया हूं, अब मुझे माइंड रिफ्रेश करने के लिए नेट कंजम्पशन करना ही है, मुझे नेट सर्फिंग करनी है, मैं फेसबुक चलाऊंगा, व्हाट्सएप चलाऊंगा, इंस्टाग्राम चलाऊंगा, यूट्यूब चलाऊंगा, इधर उधर सब चीजें देखूंगा, अपना दिमाग रिफ्रेश करूंगा। कोई बोलेगा नहीं नहीं, मैं पढ़कर आया हूँ, ठीक है, अब मेरे को अपना खर्चा आगे जो है वो चलाना है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मैं अपने घर वालों से पैसा मांगना नहीं चाहता, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता हूँ अभी से, तो मैं 5 घंटा जॉब करने के लिए जाऊंगा, पार्ट टाइम जॉब करूंगा। तो बहुत सब्जेक्टिविटी है। कोई बोलेगा नहीं मैं 2 घंटे जॉब करूंगा, 3 घंटे नेट चलाऊंगा, कोई बोलेगा 4 घंटे नेट चलाऊंगा, 1 घंटा जॉब करूंगा। कोई किसी भी तरह से इसको मैनेज करेगा सिचुएशन में, लेकिन हर आदमी का इस बारे में नजरिया अलग होगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, मगर ट्रेड ऑफ सब फेस करेंगे। हर आदमी ट्रेड ऑफ फेस करता है लाइफ में, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसके मल्टीपल यूजेस हैं। द रिसोर्सेज कैन बी पुट टू मैनी 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 यूजेस, उसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। मैंने तो 2 ही एग्जांपल दिए कि आप नेट चला सकते हैं, या फिर आप जॉब कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप सो सकते हैं, आप फ्रेंड से मिलने जा सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आप मूवी देखने जा सकते हैं, और बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए सर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने रहते हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम अगर एक काम कर रहे हैं तो दूसरा नहीं कर सकते। अगर आप मूवी देखने चले गए तो सिनेमा हॉल के अंदर बैठ के क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे आप, और अगर क्रिकेट खेलने चले गए तो वहां बैठकर आप मूवी नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आप फ्रेंड के साथ चले गए तो पढ़ नहीं पाएंगे, ऑब्वियसली पढ़ने नहीं गए अगर, तो उससे चिट चैट करने गए हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, मगर एक ट्रेड ऑफ की सिचुएशन है। आप एक अगर ऑप्शन को चूज करते हैं तो दूसरे को आपको छोड़ना पड़ेगा। मैंने 2 एग्जांपल लिखे यहाँ पे आपके लिए, गन्स एंड बटर ट्रेड ऑफ, इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ। पहले गन्स एंड बटर की बात करते हैं। ये इकोनॉमी, हर इकोनॉमी इस ट्रेड ऑफ को फेस करती है। देखो, हम जिस कंट्री में रहते हैं, हमारी जो कंट्री है इंडिया, हमारे साथ में 2 कंट्रीज हैं, एक पाकिस्तान और एक चाइना, जो लगातार हमारे को परेशान करते हैं, जिनसे लगातार हमको कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है। वो कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ तरह से हमें परेशान करने की। इसके लिए हमको अपना बहुत सारा जो रिसोर्स है वो अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च करना होता है। हमें अपने आप को मिलिटरीली बहुत इक्विपमेंट परचेज करने पड़ते हैं, वहाँ पैसा बहुत, रिसोर्सेज बहुत खर्च होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये कंट्रीज ऐसी होती जो पीसफुल होती, खुद भी ग्रो करती, हम भी ग्रो करते, तो हम वो जो पैसा मिलिट्री पे खर्च कर रहे हैं, या वो लोग जो खर्च कर रहे हैं, उनका भी बचता, हमारा भी बचता, और हम दोनों मिल के ग्रो करते और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो एक कंट्री को ये ट्रेड ऑफ लेना पड़ता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको आपको गन्स पे खर्च करना है या कंजम्पशन गुड्स पे खर्च करना है, ग्रोथ पे खर्च करना है। ये एक ट्रेड ऑफ है जो कंट्री लेवल पे आपको देखना पड़ता है। मैंने लिख के दिया आपको एक एक ट्रेड ऑफ जो हमेशा हर जगह है, और वो है इक्विटी एंड एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ। इकोनॉमिक्स पढ़ते समय, पूरी जर्नी में जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ये ट्रेड ऑफ आपके सामने बार बार आएगा। मैं एक एग्जांपल से आपको बात समझाता हूँ। इक्विटी एफिशिएंसी ट्रेड ऑफ क्या है। आपको आपको मैंने 100 रुपए दिए, लो जी 100 रुपए पकड़ो, और वो 4 बच्चे खड़े हैं सामने, उन चारों में 100 रुपए बांट के, और जैसे आपको मन करे वैसे बांटना, आपको बांटने, अपने पास नहीं रखने, उन चारों को देकर आने। आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, आप गए 25 रुपए तू पकड़, 25 25 25 25। आप किसी के साथ भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, आप हमेशा फेयर एक डिसीजन लेना चाहते हैं, आपने सबको 25 25 रुपए दे दिए। मगर एक दूसरा भी रास्ता है इसका। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उनको बोलते चलो भाई ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे को एक तुम्हारा इकोनॉमिक्स का टेस्ट लूंगा, तुम्हें एक क्वेश्चन पेपर दूंगा, और उस क्वेश्चन पेपर में जो फर्स्ट आएगा उसको मैं 50 रुपए दूंगा, जो सेकंड आएगा उसको मैं 30 रुपए दूंगा, जो थर्ड आएगा उसको 20 रुपए दूंगा, और जो लास्ट आएगा उसे कुछ नहीं दूंगा। अब जो फर्स्ट एग्जांपल था जहां पे आपने चारों को 25 25 25 25 दे दिया, वहां पे आप इक्विटेबल थे। आप वहां पे क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन को इक्विटेबल बना रहे थे, सबको बराबर मिलने का अधिकार आप दे रहे थे। लेकिन जो सेकंड केस है आपने किया, आपने उनको बोला मैं आपका टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट के बाद आपको किसी को 50, किसी को 30, किसी को 20 और किसी को 0। यहां पे आप एफिशिएंसी बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2 तरह से हो सकता है, या तो इक्विटेबल बेसिस पर या एफिशिएंसी के बेसिस पर। अब आप सोचिए, इसको हम रियल लाइफ में इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। आप कंपनी में जॉब करने गए, प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी किसको पैसा देगी, उसको पैसा देगी जो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। वैसा नहीं करेगी कि आप अगर चारों एक ही दिन आपने जॉब ज्वाइन की थी तो चारों को हमेशा जब तक जॉब करेंगे बराबर पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो ये कहेंगे भाई से देखो आपकी जो वेज है आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है, आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी, आपकी वेज ज्यादा अच्छी होगी। परफॉर्मेंस खराब होगी
तो वेज भी आपको कम मिलेगी। तो वो परफॉर्मेंस पे लिंक करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, एफिशिएंसी को प्रमोट करते हैं। मगर गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि इस सिचुएशन में ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोग जो सिचुएशन की वजह से ज्यादा एबल हैं और दूसरे लोग जो सिचुएशन की वजह से कम एबल हैं, उनमें एक डिस्पैरिटी ना आ जाए, इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे टैक्स लगाती है, उन लोगों से लेती है जिनको ज्यादा अर्निंग हो रही है, और उस पैसे को उन लोगों को देती है जिनको कम अर्निंग हो रही है। गवर्नमेंट एक इक्विटी की बात करती है, और हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है। अगर आप हमेशा ये कह दें, आप ये कह दें अगर कि सबको बराबर ही मिलेगा, तो कोई भी मेहनत क्यों करेगा, फिर से अपने घर जाके चादर तान के सो जाएंगे, काम करने की जरूरत नहीं, बराबर पैसा सबको मिल रहा है। क्योंकि ज्यादा मेहनत करने वाले को, ज्यादा काबिलियत से काम करने वाले को ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करने को मिलते हैं, इस चाहत में हर कोई मेहनत करता है। आपने टफ कोर्स क्यों चुना इकोनॉमिक्स ऑनर्स का? हाँ जी, टफ कोर्स है, ऐसे आप कोई इससे आसान कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल थे, आप चूज कर सकते थे। आपने क्यों चुना इसको? आपने इसलिए चुना कि अगर मैं ये कोर्स कर लूंगा तो ये कोर्स करने के बाद मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव कर जाएगी, और उस वजह से जो कंपनीज हैं, क्योंकि मेरे में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, तो कंपनीज मेरे को ज्यादा हायर पैकेज ऑफर करेंगे, मुझे ज्यादा पैसे कमाने को मिलेंगे। इसलिए आप आज ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप एफिशिएंसी की तरफ भाग रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप एफिशिएंट हो जाएं। लेकिन अगर कंपनी ये बोल दे कि कोई भी कोर्स करा हो आपने, आपको बराबर पैसे ही मिलेंगे, तो कोई भी आदमी ज्यादा मेहनत वाला कोर्स क्यों करेगा? सब तो फिर ठीक है, सबसे आसान वाला रास्ता चुनेंगे। तो इकोनॉमी को हमेशा एक ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है, इक्विटी और एफिशिएंसी में। ठीक है, ऐसे और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है कि हमारे सामने हमेशा क्या है, किसी भी रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस हैं, और कोई एक रिसोर्स एक टाइम पे एक ही यूज में काम में आ सकता है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या फेस करते हैं, ट्रेड ऑफ। इसको हम बजट की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए, बजट कंस्ट्रेंट क्या शो करता है, बजट ये शो करता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड विच यू कैन कंज्यूम। मैं अपने उसी एग्जांपल पे जाता हूं जो आपके पास 5 आवर्स पड़े हुए थे कॉलेज के बाद, जिसमें आप या तो नेट सर्फिंग कर सकते हैं या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे 5 घंटे नेट सर्फिंग करूंगा, पार्ट टाइम जॉब करूंगा ही नहीं, या 4 घंटे नेट सर्फिंग करूंगा, 1 घंटे पार्ट टाइम जॉब करूंगा, या 3 घंटे नेट सर्फिंग करूंगा, 2 घंटे पार्ट टाइम जॉब करूंगा, या 2 घंटे नेट सर्फिंग करूंगा, 3 घंटे पार्ट टाइम जॉब करूंगा, 4 घंटे मैं 1 घंटे नेट सर्फिंग करूंगा, 4 घंटे पार्ट टाइम जॉब करूंगा, नेट सर्फिंग करूंगा ही नहीं, 5 घंटे पार्ट टाइम जॉब करूंगा। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, 5041, ठीक है, 32231405, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 5.1 4.1 0.9, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। उन सब कॉम्बिनेशंस को जो हम अचीव कर सकते हैं, उन सब कॉम्बिनेशंस को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, उसको बोलते हैं क्या, बजट सेट। अभी मैं आपको इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं अभी आपको सिर्फ एक कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आगे जाकर फ्यूचर के चैप्टर्स में हम इसको एल्जेब्रिकली भी स्टडी करेंगे कि एल्जेब्रिकली बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, कैसा दिखता है, कैसे बनता है। अभी सिर्फ इतना सोचिए कि आपके पास अगर 5 घंटे हैं, आपके पास 2 यूजेस हैं, तो आप या तो कुछ टाइम खर्च करेंगे नेट सर्फिंग में, कुछ टाइम खर्च करेंगे पार्ट टाइम जॉब में। तो उनके जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसको बोलते हैं कि आप बजट लाइन। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा कर लें कि आप 2 घंटे नेट सर्फिंग करें, 2 घंटे पार्ट टाइम जॉब करें, और 1 घंटा चादर तान के सो जाएं। ये भी आप कर सकते हैं। तो आपने जितना अवेलेबल टाइम था इन दोनों गुड्स में पूरा यूज नहीं करा, उससे कम यूज करा है। तो वो सारे बंडल जो हम कर सकते हैं वो हमारा बजट कंस्टेंट है। जैसे 2 और 1 घंटा आपने कुछ और काम किया, ये भी हमारा बजट कंस्टेंट है। हम इन दो गुड्स को, जो हमारे पास दो कमोडिटीज, इनको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ 4 आवर्स इसमें खर्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी करके आप 5 घंटे से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि आपके टोटल टाइम अवेलेबल ही 5 घंटे है। 9 PM मतलब 9 PM आपको घर पे होना है डिनर टाइम पे, उसके बाद इनमें से कोई भी एक्टिविटी करना अलाउड नहीं। तो आपके पास 5 ही घंटे, तो उस वो जो 5 घंटे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम बजट है। तो इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, जिसमें यहाँ पे लिखा है, देखिए इसमें लिखा है, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, नेट सर्फिंग टाइम प्लस पार्ट टाइम जॉब टाइम इज इक्वल टू 5। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं, वेरिएबल x प्लस वेरिएबल y इज इक्वल टू 5, और इसकी इक्वेशन को जब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं उसको बजट लाइन बोलते हैं। तो वो सारे बंडल जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो बंडल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं बजट कंस्ट्रेंट, बजट लाइन। समझ गए? तो अब क्योंकि ट्रेड ऑफ है यहाँ पर, ट्रेड ऑफ क्या है कि अगर जैसे आप नेट सर्फिंग का टाइम बढ़ाएंगे, पार्ट टाइम जॉब का टाइम कम हो जाएगा, और अगर पार्ट टाइम जॉब का टाइम बढ़ाएंगे, नेट सर्फिंग का टाइम कम हो जाएगा। मैंने जैसे पहले भी कहा था, हर एक इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है। कोई नेट सर्फिंग ज्यादा करना चाहेगा,
कोई जॉब ज़्यादा करना चाहेगा, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी पसंद है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। दो तरह के डिस्कशंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब वो ब्लैक एंड वाइट है, ट्रू मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब फॉल्स, उसमें कोई अलग आदमी अलग आंसर नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन सॉरी, ऑब्जेक्टिव मतलब कि जहाँ पे सबका सेम आंसर होगा, किसी का कोई अलग आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, अलग लोगों की अलग ओपिनियन हो सकती है किसी बारे में, सेम चीज के बारे में, कुछ लोग कुछ बोलेंगे, कुछ लोग कुछ बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। एक हम स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग की बात करते हैं। एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी एक्स, उसका आज उसके बारे में एक न्यूज आई, और उस न्यूज के आने के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे इस न्यूज का मतलब ये है कि अब ये कंपनी यहां से आगे बहुत तेजी से ग्रो करेगी, और इस वजह से इसका शेयर प्राइस आगे में बहुत तेजी से बढ़ेगा, वो उस कंपनी के शेयर को खरीदने भागेंगे। दूसरे कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे अरे यार न्यूज बहुत नेगेटिव है, ये इसका इफेक्ट बहुत नेगेटिव होगा और इस कंपनी का शेयर प्राइस अब ड्रॉप कर जाएगा, तो वो उस शेयर को बेचने के लिए भागेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। दो तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे भी सोचेंगे यार कुछ फर्क नहीं पड़ता इसका, हमें इस कम्युनिकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना इससे कुछ, ना इसने बढ़ना ना घटना। तो अलग तरह के लोगों की अलग ओपिनियन हो सकती है, ठीक है, और हमेशा होती है, वरना तो अगर सब लोगों की एक जैसी ओपिनियन होती तो ट्रेड ही क्यों होता। कुछ लोगों को लगता है कि ये कमोडिटी जो है या ये कंपनी का शेयर जो है बढ़ने वाला है, तो वो खरीदने भागते हैं। कुछ लोग जो बेच रहा है वो थोड़ी सोच के बेचता है कि आज बेच दूंगा कल महंगा हो जाएगा, वो ये सोच के बेचता है आज मैं बेच रहा हूँ अभी सस्ता ही होने वाला है इसके बाद, क्योंकि उनकी व्यू पॉइंट डिफरेंट है, इसलिए वो आपस में ट्रेड करते हैं। और सब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट भी है, अगर सभी लोग एक तरह की चीज सोचेंगे तो फिर इकोनॉमी में ट्रेड कभी नहीं होगा, और हम जो अपने वेलफेयर को बढ़ाने की बात करते हैं वो कभी नहीं हो पाएगी, ठीक है, राइट, समझ गए इतनी बात। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है सर, देखिए अपने इसी एग्जांपल पे चलते हैं। हम या तो नेट सर्फिंग कर सकते हैं या फिर हम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मैंने कहा कि आपकी पार्ट टाइम जॉब की जो वैल्यू है वो 500 रुपीज है, 500 रुपीज पर आवर है। तो आप अगर 1 घंटा नेट सर्फिंग कर रहे हैं तो बदले में आप क्या छोड़ रहे हैं, 500 रुपए की इनकम को छोड़ रहे हैं। तो 500 रुपीज क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेट सर्फिंग, ठीक है। सो व्हेन वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस for a given resource and we choose any one option, then the value of the next best alternative which has been sacrificed represents the opportunity cost. और एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। आपके पास एक शॉप है, मेन मार्केट में एक शॉप है आपके पास, आप वहां पे अपनी शॉप खुद खोल के शॉपकीपर बन के बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप उस शॉप को रेंट पे दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आप उस शॉप को रेंट पे दें तो आपको 50,000 रुपीज पर मंथ का रेंट मिलता है, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको 50,000 रुपीज पर मंथ का रेंट मिल जाएगा। तो यानी आप अगर अपनी दुकान खुद से खोल रहे हैं तो कम से कम ये 50,000 रुपए तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो ही गई, जो आपको अदरवाइज मिल सकते थे। तो अब अगर आप 50,000 से कम कमा रहे हैं तो आप तो अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हम ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस करते हैं, अब वो शॉप है, वो एक रिसोर्स है, उसके मल्टीपल यूजेस हैं। एक यूज ये है कि आप उसको किराए पे दे सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं, वहां से 50,000 का रेंट कमा सकते हैं, मगर आप उसमें अपनी शॉप खुद चला रहे हैं, तो मतलब ये 50,000 रुपए आपकी कॉस्ट है जो आप बियर कर रहे हैं। अपना टाइम जो आप दे रहे हैं वो तो कॉस्ट ऑलरेडी है ही, मगर जो ये हम जिस रिसोर्स की बात कर रहे हैं उस रिसोर्स की कॉस्ट क्या है, 50,000 रुपए, जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी शॉप खुद चलाने के लिए। तो व्हेन अ रिसोर्स हैज मल्टीपल यूजेस, आप जैसे कॉलेज में पढ़ने आ गए, मैंने किसी शायद पहले की क्लास में भी एग्जांपल ये दिया था कि आपके साथी जो 12th में आपके साथ थे, 12th क्लास में आपके साथ पढ़ते थे, आज उनको फोन लगाइए। ऐसे अब तो क्या है, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। तो कॉलेज छूटने के बाद तो कई कई महीनों किसी से मुलाकात नहीं होती थी, बात नहीं होती थी, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना फ़ोन नंबर। घर का फ़ोन जिसके पास है कभी फ़ोन कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज ऐसा दिन रात एक दूसरे पे चढ़े नहीं रहते थे लोग कि भाई तू क्या कर रहा है। एक दूसरे की लाइफ में ऐसा इंटरफेरेंस नहीं था। छूट गए कॉलेज से बाद घर गए तो घर गए, फिर घर के हो गए, फिर अगले दिन जब मिलेंगे तब मिलेंगे, उससे पहले नहीं पता कौन क्या कर रहा है। तो अब सिचुएशन में क्या हो गया है कि जैसे हम आज की बात अगर कर रहे हैं तो आप अपने साथी से अगर पूछते हैं वो क्या कर रहा है, आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो जॉब में लग गया हूँ भाई, मैं तो पैसा कमा रहा हूँ। तो आप जो 4 साल इकोनॉमिक्स ऑनर्स में स्टडी करने वाले हैं, फिर 2 साल पीजी करने वाले हैं, फिर शायद कुछ और भी आगे पढ़ाई करेंगे, ये जो आपने टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं,
इस समय में वो पैसा कमा रहा है। तो इस कोर्स को करने की एक कॉस्ट है। आपने यहाँ पर मकान किराए, अगर दिल्ली में रहने वाले नहीं हैं तो आपने यहाँ पे एक फ्लैट किराए पे लिया, या एक पीजी में आप रह रहे हैं, या खाने का इंतजाम कर रहे हैं अपना, ये सब खर्चा, कॉलेज की फीस भर रहे हैं, किताबें की फीस भर रहे हैं, ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, ये सब खर्चा तो है ही, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है। मगर इसके अलावा जो आपका समय है, उस समय को आप यूज करके पैसा कमा सकते थे जो नहीं कमा रहे कॉलेज में पढ़ने की वजह से, ये आपकी क्या है, इस एजुकेशन की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की, तो आपने ये सोचा कि आज जॉब में अगर मैं लग गया तो फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, 12th के बाद मुझे जॉब मिलेगी वहीं अटक जाऊंगा, फिर ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर मैं अपनी एजुकेशन कर लूंगा, इकोनॉमिक्स पढ़ लूंगा, इसमें ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स हाथ में और करके मेरी क्वालिटी बढ़ जाएगी, तो मेरा वो साथी, मेरा वो दोस्त जो अगले 5-6 साल पैसा कमाएगा, उतना पैसा तो मैं 1 साल में ही कमा डालूंगा, उससे कहीं ज्यादा कमा लूंगा 1 साल के अंदर, और उसके बाद मेरी ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। 10 years डाउन द लाइन में उससे बहुत ज्यादा आगे होऊंगा। यही सोच के आपने ये कोर्स चुना, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस जो है जहां पे आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जानते हैं, आप डेलिबरेटली ये डिसीजन ले रहे हैं, आप जानते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मगर इस कॉस्ट को जानते हुए आप अपने बेनिफिट को भी जानते हैं कि इसका मेरा बेनिफिट क्या है। आप इस कॉस्ट और बेनिफिट को जब कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। उस शॉपकीपर वाले एग्जांपल पे चलते हैं। वो शॉपकीपर जानता है कि इस दुकान को मैं 50,000 किराए पे दे सकता हूं, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर मैं अपनी दुकान खुद से चलाऊं तो मैं 80,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर सकता हूं। तो यानी उसने एक कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस किया और उसने फिर पता लगाया कि मेरे को फिर ये रास्ता चुनना चाहिए कि मैं 80,000 कमाऊं, ठीक है। मैंने बहुत स्टार्टिंग में इस बात को बोला था कि इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि जो आपने सोचा है वैसा ही होगा। हो सकता है जिसने 80,000 सोच के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ ऐसा हो जाए कि बिजनेस जो है वो वायबल ही ना बचे, और 80,000 कमाने की बजाय वो 20,000 30,000 हर महीने गंवाना शुरू कर दे। तो रेंट तो मिलता, वो तो गया ही गया, अपनी जेब से पैसे भी और जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। मगर जिस समय आप डिसीजन ले रहे हैं, जो डिसीजन लेने का समय है, उस समय आपके सामने जो सिचुएशन है उसमें आप अपनी कॉस्ट, जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो पता ही है आपको कि आपके पैसे जो खर्च होने वो तो पता है। आप कॉलेज में पढ़ने, आपको पता है कि आपको यहाँ पर अकोमोडेशन लेना पड़ेगा, आपको फूड का इंतजाम करना पड़ेगा, कॉलेज की फीस भरनी पड़ेगी, बुक्स की फीस भरनी पड़ेगी, ये सब कॉस्ट आपको पता है, ठीक है, ये तो होनी है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि ये समय जो मैं यहाँ लगा रहा हूं, उस समय को मैं कहीं और लगा के कुछ और वैल्यू जनरेट कर सकता था, मगर आपको इसका बेनिफिट भी पता है। तो आप एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट क्या करते हैं हर सिचुएशन में, जब भी उनको डिसीजन लेना होता है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा, इकोनॉमिक एजेंट हमेशा डिसीजन लेते हैं, फैसला करते हैं, और जब भी वो डिसीजन करते हैं तो उस समय उनको अपनी उस डिसीजन के लिए, उस डिसीजन के कॉस्ट और उस डिसीजन के बेनिफिट्स का पहले इवेल्युएशन करना पड़ता है। ये टाइम टेकिंग भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है। जब आपने एडमिशन लेना था कॉलेज में, तो शायद आप हफ्ता भर सोचते रहे हो कि मैं किस कॉलेज में लूं, किस कोर्स में लूं, ये सब हो सकता है, डेलिब्रेशंस चलती रही हो, मन में दुविधा रही हो कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, मगर फिर अल्टीमेटली आपने मन बनाया। हो सकता है कुछ फैसले हम एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर लेते हैं, अरे यार ऐसा कर, यहाँ चलते चलो, तो वो टाइम एक अलग कंस्ट्रेंट है, लेकिन आप हमेशा कॉस्ट और बेनिफिट को इवेल्युएट करते हैं और आप निकालते हैं नेट बेनिफिट। क्या फाइंड करते हैं? नेट बेनिफिट। अभी नेट बेनिफिट क्या है? net benefit is the sum of value of benefits of choosing an alternative minus the cost of that alternative। जो आपने अगर शॉप अपनी खोली है तो आपने देखा मेरे को 80,000 रुपीज की अर्निंग होगी और इसकी कॉस्ट क्या है, 50,000 रुपए जो मैं रेंट कमा सकता था वो मैंने छोड़ दिया, तो 80 माइनस 50 30,000 मेरा क्या है, नेट बेनिफिट है। वो ऑल्टरनेटिव जिसमें नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा होगा उसको चुनेंगे आप, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। हर आदमी अपने आप को ऑप्टिमाइज करने की, अपने सिचुएशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। क्लियर होगी बात? तो हमने कहानी पढ़ी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, फिर रैशनैलिटी, फिर हमने ट्रेड ऑफ, फिर बजट, और फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे लाकर इसको खत्म किया। अगली बात है जिसको बोलते हैं क्या हम, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल क्या कहता है, समझते हैं जरा। देखो, इक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं इज सिचुएशन ऑफ रेस्ट, जहां पे हर आदमी एक रेस्ट की सिचुएशन में, रेस्ट मतलब जो वो कर रहा है उससे अपने अपने डिसीजन को वो अब चेंज नहीं करना चाहता। आप अगर देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एक कोर्स लेते हैं, या पहले कोर्स ले लिया, एडमिशन ले लिया, 1 महीने बाद उनको लगता है नहीं 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 मेरे को नहीं पढ़ना,
मैं ये कोर्स नहीं पढ़ना चाहता, मुझे नहीं पसंद आया ये कोर्स, वो फटाफट से भागते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन के पास, सर मेरा कोर्स चेंज कर दो, मैं ये कोर्स नहीं पढ़ना चाहता, मैं वो कोर्स पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपने जो कोर्स ले लिया और आपको लगता है कि अब यही मेरे लिए बेस्ट है, आप अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहते, और सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सब अपना डिसीजन चेंज नहीं करना चाहते, तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो when when market forces are in balance, that situation is called equilibrium। और ये जो एक्चुअली में रियल लाइफ में जो इक्विलिब्रियम्स होते हैं हमेशा शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हमेशा शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इक्विलिब्रियम बनता है फिर बिगड़ता है, फिर बनता है फिर बिगड़ता है, डिसरप्शंस आते रहते हैं, डिसरप्शंस हमेशा आते रहेंगे। एक बनेगा इक्विलिब्रियम, फिर हट जाएगा, फिर बनेगा फिर हट जाएगा, फिर बनेगा फिर हट जाएगा, लेकिन जो काउंटरएक्टिंग फोर्सेस हैं वो हमेशा इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर दो अपोजिट फोर्सेस, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, तो वो इक्विलिब्रियम कैसे बनाती हैं? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डिमांड और सप्लाई का। मान लेते हैं एक कमोडिटी है जिसके कुछ बायर्स हैं और कुछ सेलर्स हैं। ऑब्वियसली बायर्स ये चाहेंगे कि कम से कम पैसों में हमको सामान मिल जाए, और सेलर्स ये चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसों में सामान को बेचें। ठीक है, फिर आपस में मार्केट में वो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, बायर प्राइस कोट करते हैं, सेलर प्राइस कोट करते हैं। ऑब्वियसली इनिशियली क्या होगा? सेलर्स का प्राइस ज्यादा होगा, बायर्स का प्राइस कम होगा। सेलर्स कहेंगे मैं ये कमोडिटी 100 रुपीज में बेचूंगा, बायर बोलेगा मैं 60 में खरीदने को तैयार हूं। प्राइस गैप आ गया। अब यहाँ पे क्या है? एक डिसइक्विलिब्रियम है, क्योंकि सेलर ज्यादा प्राइस में बेचना चाहते हैं, बायर कम प्राइस में खरीदना चाहते हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ग्रेजुअली जब बायर्स खरीदना चाहते हैं, दे आर विलिंग एंड एबल। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर, एक इफेक्टिव डिजायर है जिसके लिए आप विलिंग भी और एबल भी हैं, आप खरीदना चाहते भी और आपके पास पैसे भी हैं। तो जब बायर्स खरीदना चाहते हैं, पैसा भी उनके पास, तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे? अपनी प्राइस को बिडअप करेंगे। देखेंगे हम 60 बोल रहे हैं, वो 70 बोल रहा है, नहीं ट्रेड हो पा रहा, तो ये कुछ प्राइस बिडअप करेंगे। इस तरह सेलर्स पे भी प्रेशर आएगा, ऐसा ना हो जाए मेरा सामान अनसोल्ड रह जाए, उन पे प्रेशर पड़ता है, वो बिड डाउन करते हैं। तो 60 से 70 आएंगे, वो 100 से 90 आएंगे। डिपेंड ये करता है कि कौन ज्यादा ईगर है। अगर बायर ज्यादा ईगर है तो प्राइस को खींचते हुए 100 के पास ले जाएंगे, और अगर सेलर्स बेचने को ज्यादा ईगर हैं तो प्राइस को गिराते गिराते 60 के पास ले आएंगे। डिपेंड करता है कौन ज्यादा ईगर है। ठीक है, तो उस वजह से प्राइस में चेंजेस आएंगे, और तब तक आएंगे जब तक बायर्स का प्राइस और सेलर का प्राइस इक्वल ना हो जाए। मान लीजिए 70 रुपीज पे दोनों एग्री करके, बायर 70 पे खरीदने को तैयार है और सेलर 70 पे बेचने को तैयार है, तो ये क्या हो गया? दिस इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। राइट, मेंटेन हो गया इक्विलिब्रियम। लेकिन मैंने जैसे कहा, ये हमेशा ये शॉर्ट लिव्ड होता है। जो बायर 70 पे खरीदने वाला था वो खरीद के चला गया, अगला जो बायर है वो कह रहा है मैं तो 60 पे खरीदूंगा। या जो सेलर 70 पे बेचने को तैयार था वो बेच के चला गया, अगला सेलर कह रहा है मैं तो 80 पे बेचूंगा। फिर से आ गया डिसइक्विलिब्रियम, फिर से इनमें आपस में बिडिंग स्टार्ट होगी, और तब तक चलेगी जब तक वापस एक नया इक्विलिब्रियम ना बन जाए। बायर्स अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, सेलर्स अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, मगर उन दोनों का जो इंटरेस्ट है, जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग है, मगर वो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट इंटरेक्ट करके मार्केट में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। अगर दोनों का एक ही तरफ का रुझान हो तो कभी ट्रेड नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर बायर्स भी प्राइस बिड करते जाएं, बिडअप, और सेलर्स भी बिडअप करते जाएं, तो वो भागते रहे एक दूसरे के पीछे। सेलर भाग रहा है प्राइस आगे लेके, झंडा लेके, और बायर्स के पीछे भाग रहा है, ट्रेड होगा ही नहीं कभी भी। मान लो सेलर ने बोला 100, बायर कहता है 100, कहता है सेलर कहता नहीं 100 नहीं, 120, 120, 140, 140। सेलर प्राइस हमेशा बढ़ाता जाए, जैसे ही बायर वहां आता है वो बढ़ा देता है प्राइस। 160, बायर कहता चलो 160, नहीं नहीं 200, अच्छा चलो 200, नहीं नहीं 250। तो ऐसे में कभी ट्रेड नहीं होगा, कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। ट्रेड कब होगा? दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, और ग्रेजुअली मूव करते करते वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। सोचिए, आप मान लेते हैं कि जैसे हम जब किसी टॉल रोड पे होते हैं और टॉल बूथ आता है, तो देखते हैं कि बहुत सारे टॉल गेट्स हैं, एक टॉल गेट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हम दूर से चलते हुए आ रहे हैं, हम देख रहे हैं यार इस टॉल गेट पे भीड़ कम है, दूसरे पे भीड़ ज्यादा है। तो किसी को आप पूछोगे नहीं कि मुझे कौन से टॉल गेट की तरफ अप्रोच करना है। आपको जब नजर आ रहा है कि उसमें भीड़ कम है और इसमें भीड़ ज्यादा है, तो आप उस टॉल गेट को अप्रोच करना स्टार्ट कर दोगे जिसमें भीड़ कम है। क्यू का नॉर्मल सा प्रोसेस आप देख रहे हैं, क्यू में लग रहे हैं, एक लाइन बहुत लंबी है, दूसरी लाइन छोटी है, तो ऑब्वियसली जो नए लोग आएंगे वो उस लाइन की तरफ अप्रोच करेंगे जो छोटी है, और तब तक अप्रोच करेंगे जब तक दोनों बराबर ना आ जाए। और जब बराबर आ जाएंगे तो क्या हो गया? इक्विलिब्रियम।
हो सकता है ऐसा हो जाए कि जिस लाइन में मैं लगा वो लाइन छोटी थी मगर उसमें टाइम ज्यादा लग गया, और जो लाइन बड़ी थी वो जल्दी फ्री हो गई। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैंने बार बार इस बात को बोलता हूं कि जब हम जिस समय डिसीजन लेते हैं उस समय हम एक अनसर्टेनिटी के इन्वायरमेंट में होते हैं, हम उस समय की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा वो बाद में पता चलता है। तो अगर आप जब क्यू से बाहर निकलते हैं पता चलता है यार लंबी लाइन में लगता है जल्दी फ्री हो जाता, मैं तो छोटी में लग के फंस गया, ये तो बहुत स्लो लाइन है, इसलिए लोग यहाँ लग नहीं रहे थे कि लाइन ही बहुत स्लो है। लेकिन ये आपको बाद में पता चला है, उस समय आपको लगा क्या कि ये छोटी लाइन है, ये आपको जल्दी फ्री करवाएगी, इसलिए जो नए लोग आए नेचुरली छोटी लाइन की तरफ चले गए, और तब तक जाएंगे जब तक दोनों लाइंस की लेंथ क्या हो ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो यही क्या है, दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मार्केट फोर्सेस हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करती हैं। फिर हमारे सामने आते हैं कुछ क्या शॉक्स, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, मैक्रो में पढ़ेंगे पर्टिकुलरली। अभी माइक्रो पढ़ रहे हैं, आगे मैक्रो आएगा। मैक्रो में बहुत सारे शॉक्स आते हैं। ठीक है, उन शॉक से क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर डिस्ट्रप्शन के बाद क्या होता है, फिर से इकोनॉमिक फोर्सेस मूव करती हैं टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, फिर मेंटेन होता है, फिर कोई शॉक आता है, फिर डिस्ट्रप्शन होती है, फिर मूव करते हैं, फिर कोई शॉक आता है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम बनता है और हमेशा इक्विलिब्रियम शॉर्ट लिव्ड होता है, बना हमेशा नहीं रहेंगे वहां पर आप, शॉर्ट लिव्ड है इक्विलिब्रियम, बना उसके बाद थोड़े समय में डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। समझ गए बात को? अच्छा जी, अब यहां पर एक और सिचुएशन है और वो होती है फ्री राइडर प्रॉब्लम। अब ये फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, जो बच्चे पीजी में रहते हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बढ़िया जानते हैं। मान लीजिए हमने 5 बच्चों ने मिलके, 5 लड़कों ने मिलके एक फ्लैट किराए पे लिया, और उस फ्लैट में हम 5 लड़के जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हर एक लड़के को एक कॉर्नर पे बेड मिल गया, बड़ा कमरा है, एक 4 कॉर्नर पे बेड मिल गया, एक को बीच में बेड मिल गया, 5 बेड लगे हुए, आराम से मजे से रहते हैं वहां पे। लेकिन क्योंकि कमरा जो है वो एक कॉमन स्पेस है, कॉमन रिसोर्स है, आगे जाके कंसेप्ट पढ़ेंगे आप पब्लिक गुड्स का। ठीक है, अभी मैं उसको कॉमन रिसोर्स बोल देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है मगर चलिए वो आगे जाके ही पढ़ेंगे, फिलहाल उसकी अब मैं उस डिफरेंस की चर्चा नहीं करता। मैं कॉमन रिसोर्स और पब्लिक गुड को एक ही बात बोल देता हूँ फिलहाल के लिए, समझने के लिए। तो वो जो रूम है वो कॉमन रिसोर्स है। अब जब उसमें आप रहेंगे तो कुछ समय में वहां पे क्या होगा, कुछ गंदगी आएगी, धूल पड़ेगी, कुछ हम जब सामान खाते पीते हैं तो कुछ सामान नीचे फेंक देते हैं, जैसे पिज्जा मंगाया उसके डब्बे फेंक दिए, पेप्सी के कैन पिए वो पेप्सी के कैन फेंक दिए नीचे। मान लेते हैं कि चलिए वहां पर हमने एक मेड का भी इंतजाम कर दिया, जो वो मेड जो है वो आती है सफाई करके चली जाती है, दिन में एक बार आती है सफाई करके चली जाती है। मगर उसके जाने के बाद हम अगले दिन तक, जब तक वो नहीं आएगी तब तक उस कमरे को गंदा करते रहते हैं। हम में से कोई एक ऐसा हो सकता है जिसको लगता हो यार ये बहुत गंदगी मच रही है, या हो सकता है 5 में से 4 ऐसे हो जो लगता है यार बहुत गंदगी है कमरे में, हाँ ऐसे गंदे कमरे में नहीं रह सकते, तो वो लग जाते सफाई करने में। और कोई एक ऐसा है जो बैठ के देख रहा होता है, अरे करने दो ना इनको, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन जब कमरा साफ हो जाएगा और सफाई का फायदा उसको भी मिलेगा। ये फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम है। 5 लड़के एक कमरे में रहते हैं, वर्ल्ड कप के मैच शुरू होने वाले हैं। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि यार वर्ल्ड कप के मैच आ रहे हैं, टीवी होना चाहिए हमारे पास, हम मैच कैसे देखेंगे। एक उनमें से थोड़ा समझदार है, वो कह रहा है इनको ज्यादा वर्ल्ड कप के मैच देखने की चिंता है, मैं बोल दूंगा मुझे नहीं देखने। अगर टीवी आ गया कमरे के अंदर तो मुझे देखने से कैसे रोक लेंगे। तो वो ये बोलता है कि जी मैं वर्ल्ड कप के मैच देखने का बिल्कुल इच्छुक नहीं हूं, बल्कि इससे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, मेरे को नहीं देखने, मैं इसके लिए टीवी के लिए 1 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं हूं। वो 4 लोग जो होते हैं भले मानस हैं, उसके इस चालाकी को समझ नहीं पाते और वो ऐसा मानते हैं ठीक है सही कह रहा होगा, बल्कि उनको लगता है हम टीवी मंगाए लेकर आएंगे परेशानी करेगा हमको, लेकिन चलो झेल लेंगे उसको। और वो चारों मिलकर टीवी लेकर आ जाते हैं और सबसे ज्यादा यही देख रहा है जिसने पैसे नहीं दिए। तो जिसने पैसे नहीं दिए, बिना पैसे दिए देख रहे हैं, वो कौन है, फ्री राइडर है। आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं उस लोकेलिटी में आपके जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के बीच में एक कॉमन ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। सोसाइटी के लोग तय करते हैं खाली जगह यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कॉमन ग्राउंड की 4 दीवारी बना देते हैं, चारों तरफ एक हम फुटपाथ बना देते हैं, बीच में हम थोड़े से फाउंटेन्स लगाते हैं, घास लगाते हैं, एक कॉर्नर पे बच्चों के लिए झूले लगाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी की चर्चा होती है। सब लोग हाँ करते हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करो करो ऐसा करो, होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, होना चाहिए।
एक बनते हैं सेक्रेटरी साहब, वो लिखते जाते हैं कि इसकी चार दीवारी होगी, बाउंड्री बनेगी, चारों तरफ इसमें पेवमेंट बनेगी, इसमें बीच में फाउंटेन लगेगा, इसमें इस तरफ घास लगेगी, यहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स लगेंगी, ये होगा वो होगा, बैठने के बेंचेस होंगे, दिस एंड दैट करके खर्चा निकालते हैं, कहते हैं जी 15 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। आपकी उस लोकेलिटी में 500 घर हैं, 3,000 पे एक फैमिली को देना पड़ेगा। एक सज्जन खड़े होते हैं, देखो जी ऐसा है, मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो सुबह ऑफिस जाता हूँ, रात को थका हुआ आता हूँ, न मेरे पास समय नहीं है, मेरे बच्चे पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं, उनको भी कोई समय नहीं है, हमारे घर में किसी को कोई समय नहीं है पार्क में आने का, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पैसा नहीं देंगे, हम चल दिए। ऐसे कुछ लोग होंगे जो उठ के चले जाएंगे। लेकिन जब पार्क बन जाएगा तब क्या होगा? वो आपको सबसे पहले सुबह वहां सैर करते हुए नजर आएंगे, टहलते हुए नजर आएंगे वहां पर। तो वो लोग जो एक कॉमन रिसोर्स के लिए अपना जो फेयर शेयर है, जो उनका शेयर है, वो देना नहीं चाहते, वो कौन है? वो फ्री राइडर है। आप मेट्रो में जाते हैं, बस में जाते हैं, मेट्रो में तो खैर मुश्किल है ज्यादा, लेकिन बसों में ऐसा अक्सर होता है, लोग बिना टिकट चढ़ जाते हैं, टिकट नहीं लेते, अवॉइड करते, कंडक्टर देखने ले छुप जाते हैं इधर उधर, और जब अपना स्टेशन आता है, बस स्टैंड आता है, उतर जाते हैं नीचे, चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये फ्री राइडर, व्हेन इकोनॉमिक एजेंट डज नॉट पे हिज फेयर शेयर, भाई आपका शेयर मान ली 3,000 रुपए बन रहा है और आपने 2,000 दिए तो भी आप फ्री राइडिंग कर रहे हैं। आपका जो फेयर शेयर अगर आपने उससे कम दिया तो आप फ्री राइडर हैं। और ये क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में डिसरप्शन लेकर आता है। ये प्रॉब्लम कैसे, आइए देखते हैं। होगा क्या कि मान लीजिए बस में, अगर बस में हम सफर करते हैं, सब लोगों को टिकट लेनी होती है, उस टिकट से बस का जो ऑपरेटर है वो पैसा कमाता है, इसलिए बस चला रहा है, उसी पैसे से ड्राइवर को सैलरी देता है, कंडक्टर को सैलरी देता है, पेट्रोल का खर्चा उठाता है, बस की मेंटेनेंस का खर्चा उठाता है, कुछ उसका अपना मार्जिन होता है। चलो आटे में नमक चलता है, अगर बस में 100 लोग चढ़ते हैं उसमें से एक ने टिकट नहीं लिया तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन उसकी देखा देखी अगर लोग देखने लग जाए, यार ये तो रोज चढ़ता है, टिकट लेता नहीं है, हम ही पागल हैं, रोज टिकट लेते हैं, चलो कल से हम भी ले लेंगे। दो दोस्त ने बात करी, कल से हम भी ले लेंगे, उनकी बात चार लोग और सुन रहे थे, हम भी ले लेंगे, उन्होंने चार को और बोल दिया हम भी ले लेंगे, करते करते 100 में से एक भी ऐसा नहीं निकला जो टिकट ले। तो क्या वो बस चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो ये इक्विलिब्रियम में जो बस चल रही थी अच्छी तरह से, सही, वो कहते हैं ना कि एक अगर खराब एप्पल जो है, सड़ा हुआ एप्पल अगर आपने एप्पल्स में डाल दिया तो सारे खराब हो जाते हैं। तो उस एक आदमी ने जो जो फ्री राइडिंग कर रहा था, उसने एक पूरे इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। तो ये प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडिंग जो है, दिस कैन कॉज डिस्ट्रप्शन इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर सब लोग इस डायरेक्शन में चल पड़े, when negligible amount of people are doing free riding, still economy can manage the repercussions of that. But if a significant number of people start free riding, then there will be disruptions in the equilibrium. समझ गए? इसके बारे में डिटेल्ड मैथमेटिकल एनालिसिस है। आगे जाकर सेमेस्टर 4 में जाकर एक सब्जेक्ट आएगा माइक्रो में ही, वहां पे हम पढ़ेंगे पब्लिक गुड्स का एक पूरा चैप्टर, उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि इसका मैथमेटिकल एनालिसिस क्या है, कब हम ऐसा कह सकते हैं कि डिसरप्शन आएगा और कब नहीं आएगा। इसका एक मैथमेटिकल एंगल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि अब जो ये सिलेबस है नया वाला, ये आपको यहाँ से आगे के बहुत सारी बातों का अभी से एक आइडिया दे देता है, एक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि देखिए आगे एक सिचुएशन आपके सामने आएगी। अभी हम सिर्फ इसको थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके माइक्रो में मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो होपफुली इतनी बात आप समझ गए क्या होती है फ्री राइडिंग, क्लियर। और ये इक्विलिब्रियम में क्या ला सकती है? डिस्ट्रप्शन ला सकती है। और अब आखिरी जो कंसेप्ट है हमारा, और वो है प्रिंसिपल ऑफ एम्पिरिसिज्म। अब ये एम्पिरिसिज्म का प्रिंसिपल क्या है सर? व्हाट इज मेंट बाय एम्पिरिसिज्म? किसको बोलते हैं एम्पिरिसिज्म? देखिए क्या है कि हम किसी भी एक थ्योरी को या तो बिलीव कर सकते हैं या टेस्ट कर सकते हैं। आप या तो थ्योरी को बिलीव करते हैं या टेस्ट करते हैं। अगर आप बिलीव कर रहे हैं तो आप बिलीव कर रहे हैं, फिर आप मान रहे हैं जो लिखा हुआ है किताब में वो सही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर थोड़े से भी आपका माइंड अगर ऐसा जो इनक्विजिटिव है, जो चीजों को सोचने से पहले, मानने से पहले उसको टेस्ट करना चाहता है, बात सच है कि झूठ है, तो फिर आप एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल के बेसिस पे आप टेस्टिंग करते हैं। इसको बोलते हैं क्या? एम्पेरिकल टेस्टिंग और एम्पेरिसिज्म। तो जब भी हम रूल्स को डेटा लेकर साइंटिफिकली टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एम्पेरिसिज्म। इकोनॉमिक्स में हम ऐसे बहुत सारे रूल्स आपको पढ़ाएंगे, और आगे हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे स्टैट, अभी स्टैट्स आप पढ़ रहे हैं सेमेस्टर 1 में,
2 में ही पढ़ेंगे, उसके आगे वो जाके बन जाएगा इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स में क्या होगा, स्टैट्स की हेल्प से हम लोग जो हमारे इकोनॉमिक्स के रूल्स हैं उनको टेस्ट करते हैं कि सच है कि झूठ है। इसको बोलते हैं क्या, एम्पेरिकल एनालिसिस और एम्पेरिसिज्म, पूरा सब्जेक्ट है उसके ऊपर, और 2 सेमेस्टर में आएगा, एक में भी नहीं आएगा। इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स आएगा, फिर अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है। तो एम्पिरिसिज्म इज द आइडिया दैट ऑल लर्निंग कम्स फ्रॉम ओनली एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस, यानी आपकी जो लर्निंग है वो आती है एक्सपीरियंस से और ऑब्जर्वेशन से। तो आगे मैंने लिखा, एम्पिरिसिज्म इज द बिलीव दैट पीपल शुड रिलाई ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स रादर देन थ्योरीज एज बेसिस फॉर नॉलेज। तो लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत होनी चाहिए। जैसे हम डीयू में जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो देखिए मैं किसी और यूनिवर्सिटी को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ आपको कि कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा पढ़ाया जाता है कि एक किताब है, उसके अंदर जो लिखा है उसको याद कर लो, कमिट एंड वॉमिट, याद करके चले जाओ, एग्जाम में लिख कर आ जाओ, पास हो जाओगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं आपको, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि कंसेप्ट उसको याद कर लो, हम मैथमेटिकली आपको मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हैं। बच्चा कई बार बोलता है सर मैं तो डीयू में इको ऑनर्स पढ़ने आया था, ये तो मुझे मैथ्स पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में तो 2 पेपर, एक मैथ्स का पेपर, एक स्टैट्स का पेपर है, माइक्रो का तो बेसिक सा आसान सा पेपर कर दिया इन्होंने, ज्यादा ध्यान तो मैथ्स पर ही। सेकंड सेमेस्टर में भी ऐसा ही है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हम किसी भी इकोनॉमिक नोशन को, आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप इसको याद कर लीजिए, हम हर इकोनॉमिक नोशन को मैथमेटिकली जस्टिफाई करवाएंगे आपको। हर एक नोशन जो होगा, हर एक रिजल्ट जो होगा, उसको हम मैथमेटिकली उसका एक जस्टिफिकेशन देंगे। और आप वो जस्टिफिकेशन तभी कर सकते हैं अगर आप मैथमेटिकल टूल्स को जानते हो। इसीलिए जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करते हैं उनकी डिमांड इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि उनका ब्रेन जो है इस तरह से मैप हो जाता है कि वो हर चीज को एनालाइज करने की उनकी पावर आ जाती है। वो याद नहीं करते ज्यादा चीजों को, उनका माइंड जो होता है एनालिटिकल हो जाता है। कोर्स इस डायरेक्शन में आपको मोड़ देता है अपने आप ही। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत है, एक बार सीख तो लिया, काउंटिंग सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, तो हम बार बार मैथ्स पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि मैथ्स जो है हमारे ब्रेन को ज्यादा लॉजिकल बनाता है, एनालिटिकल बनाता है, और वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। वही ये टॉपिक है एम्पेरिसिज्म, जहां पर आपको किसी भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट को सिर्फ याद नहीं कर लेना है, सिर्फ किसी भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट को सिर्फ बिलीव नहीं कर लेना है, डेटा लेकर उसको टेस्ट करना है। ठीक है जी, तो ये कहानी है एम्पेरिसिज्म की। तो 3 प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया आपके साथ। अगर क्वेश्चन इस पे आ गया, अब क्योंकि नया सिलेबस अभी लॉन्च हुआ है और सब पहली बार होगा 2022 में, तो अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको देखना है कि क्वेश्चन, मैंने हर चीज आपको समझाई भी है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एग्जांपल्स भी देने की कोशिश करता हूं मैं। आप वो चाहें तो एग्जांपल अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं आपको, ऑब्वियसली पीडीएफ आपके पास रहेगा ही, इनसे आप चीजों को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आके हमारा हो जाता है कंक्लूड। अब एक छोटा सा टॉपिक और है कि क्या इकोनॉमिक्स हमको पढ़नी चाहिए, जिसमें इसका आंसर मैं अभी कर चुका हूँ आपको, मैं इसका आंसर बीच में ही कर चुका हूँ, बहुत बार कर चुका हूँ, कि आपने जब इकोनॉमिक्स चुनी थी तो ये सोच के चुनी थी कि मैं इससे मेरी जो मार्केट में वैल्यू है, जॉब मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये आपको आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करेगा, ये आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को इंप्रूव करेगा। एम्पिरिज्म में यही पढ़ा हमने अभी अभी कि आप किसी भी रिजल्ट को सिर्फ रिजल्ट मानकर उसको याद नहीं कर लेंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे। इसलिए जो इकोनॉमिक्स का कोर्स है ये अल्टीमेटली आपको बहुत बेनिफिट करेगा। इसीलिए इसी वजह से जब आप इस कोर्स के उस तरफ निकलते हैं, कोर्स कंप्लीट करके निकलते हैं, तो मार्केट में आपकी वैल्यू जनरेट होती है। ठीक है जी, तो ये थी कहानी इस टॉपिक की, होपफुली आप लोग समझ गए। फिर भी अगर आपके में कोई भी क्वेरी है, कोई ऐसी बात है जो आपको लगता नहीं सर आपने ये बात नहीं बताई या मुझे उस तरह से समझ नहीं आई, तो जो हमारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली उनको तो हम लोग डाउट सेशंस प्रोवाइड करते हैं, लाइव सेशंस में हमारे साथ वो 1-to-1 डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे, क्योंकि शुरुआत के कुछ टॉपिक्स हम यूट्यूब पे एज अ डेमो क्लास डालते हैं, तो यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी को मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।